अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हमारे यहाँ जो है उठा-पटक चल रही है। वैसे तो ख़ैर हमेशा से ही ऐसा होता आया है, मैंने तो कई बार कहा है कि जी जो कश्मीर के लोग हैं उनको हम एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे ट्रीट करते हैं और इसीलिए ना उनकी बात की अहमियत है, ना उनकी जान की कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही उनकी बात या उनकी डिमांड्स को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर बार यही समझा जाता है कि हम उनको चुप करा के यानी कि स्टेट जो है पाकिस्तान की उनको चुप करा के बिठा देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि जी वो कश्मीरी हैं यानी कि वो कश्मीर से हैं, कश्मीर उनका है। इसी तरीके से मरियम नवाज जो है वो भी अपने आप को कश्मीर का बता रही हैं और जो कश्मीर के लोग हैं उनको ये सब इंडियन एजेंट बता रहे हैं। जी हाँ, यानी कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो भी कश्मीर के हैं, मरियम नवाज जो हैं वो भी कश्मीरी हैं, लेकिन जो लोग असल में कश्मीर के हैं उनको इंडियन एजेंट बताकर ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी जा रही है, उनको गोलियां मारी जा रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इलेक्शंस का तो जो हशर किया गया है वो तो सभी के सामने है। यानी कई तरफ से ये आवाजें भी आ रही हैं कि 100% क्या 100 से भी ऊपर परसेंटेज आई है जिसका के जो कि वोट्स पड़े हैं और उसके बाद आप समझे कि वैसे तो कोई बाहर नहीं निकल रहा और यहाँ पे अनाउंस ये किया जा रहा है कि जी बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो बेचारे तो सुबह से उनका गला बैठ गया बता बता कर के जी बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए और सबको पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। इस किस्म के झूठ और इस किस्म की फरेबी वाली बातें जो है वो हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहां पर इस वक्त भी जो है लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, लोगों को मारा भी जा रहा है और उनको उनकी बात ना सुनी जा रही है और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म का उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। सोशल मीडिया को एक बार फिर कंट्रोल करने की बातें की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो कि हर गवर्नमेंट में उनके एक ऑफिशियल मुल्ला के का रोल प्ले किया करते हैं, उनका ये कहना है कि जी सोशल मीडिया को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से जाहिर है अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और वहां से कोई न्यूज नहीं निकल पा रही तो भला ये सोशल मीडिया को कैसे चलने देंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जा रही है क्योंकि वहां पर मुसलसल कश्मीर के लोग जो है वो ना सिर्फ ये कि अपनी स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं बल्कि वो वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और वीडियोस और सब कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे दोस्त, हमारे साथी जो कि जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जाकर रिपोर्टिंग की कोशिश की तो उनको जाने नहीं दिया गया, उनको वापस भेजा गया। इसी तरीके से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो कि सेनेटर भी हैं पाकिस्तान के और उसके साथ वो भी जो है वो कश्मीर की तरफ गए और उनको भी वहां पर रोक दिया गया और वापस जाने को कहा गया। उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट की है मुश्ताक अहमद साहब ने जिसमें उनको रोका जा रहा है और वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कश्मीर को एक तरह से बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है और अब गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि किसी तरीके से पब्लिक को अपने हिसाब से अपने काबू में करे, बजाय अपनी पॉलिसीज को या अपनी हरकतों को सही करने के। हुकूमत जो है वो इस वक्त हर तरह से न्यूज रोकने में लगी हुई है। हर तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी कश्मीर के लिए रिपोर्टिंग ना हो सके, कश्मीर की बात ना हो सके और लोगों को एक तरह से अंधेरे में ही रखा जाए। दूसरी तरफ अगर इनको किसी बात से खुशी होती है तो वो इनको इसी बात से होती है कि अगर इन्होंने भारत के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो लोग जरा थोड़े बहुत परेशान हो जाए, हो सकता है परेशान भी ना हो लेकिन अपने तौर पे इनको ऐसा लगता है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि भारत को हमने बड़ा परेशान कर दिया है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी एयर इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.3 बिलियन डॉलर का लॉस जो है वो एयर स्पेस बंद होने के, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारत को हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब अक्ल जो है वो जैसे बिल्कुल ही घास चढ़ने गई हुई है कि इस किस्म की जो टुच्ची हरकतें हम लोग कर रहे हैं उसके बाद हमारा ख्याल ये है कि भारत के साथ हमारा डायलॉग भी हो जाएगा, भारत के साथ हम ट्रेड भी करेंगे,
भारत के साथ हमारे टर्म जो है वो बेहतर हो जाएंगे। इधर उधर लोगों से कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारी भारत से बात करा दो, जबकि भारत ने साफ कहा है कि हम तो जी पाकिस्तान से बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन हम अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे, बाकी हर तरफ से हर तरह की कोशिशें जो है वो करते रहेंगे। बहरहाल ये जो पाकिस्तान हमेशा की तरह अगर एयर स्पेस को ब्लॉक करता है या बंद करता है भारत के लिए, तो इसको तो खैर कई पाकिस्तानी भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब भी अपनी जान बचानी होती है या उनको किसी ऐसी तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत का नाम लेके भारत के बारे में कोई बात शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम आपको ये बताएं कि चाइना ने जो है आप लोग जानते 28.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से वापस मांगे थे। 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो न जाने कहां इधर उधर से जमा करके और चाइना को दे दिए गए। और उसी के साथ ये भी सोचा जा रहा है कि चाइना जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान में फाइनेंसिंग करेगा, और यही उम्मीद लगाई गई है कि आने वाले कुछ ही विद इन अ वीक्स, यानी कुछ ही वीक्स में जो है चाइना जो है वो कुछ रीफाइनेंसिंग की तरफ जाएगा पाकिस्तान को। यानी कि हमने जो पैसा दिया है वो हम उसको डबल ट्रिपल करके सूद समेत चाइना से वापस ले लेंगे। चाइना को हम बड़े अरसे से मामू बनाते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चाइना के लोग जो है उनको अकल नहीं है या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि उनको हमारे अलावा कोई दूसरा उनको भी कोई खास पूछता गछता नहीं है, तो शायद इसलिए कुछ इस किस्म की नौटंकियां चलती रहती हैं। बहरहाल अब ये जो हमने चाइना को पैसा वापस किया है, इसको डबल करके दोबारा चाइना से ले लेना भी हमारा ही आर्ट है, और वो आर्ट हम बखूबी जानते हैं। और इसी किस्म की बातें जो है इस वक्त सऊदी अरब से भी हो रही हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए जो 3 बिलियन डॉलर दिए थे, यानी उससे भी ज्यादा का जो कर्जा लोन जिसे कहते हैं ना, वो हमें दिया था। वैसे तो कर्जा हंसना भी होता है इस्लाम में। हाँ, मेरा ख्याल है इनसे वही ले लेना चाहिए सऊदी से, इसलिए कि ये भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है। तो कर्जा हंसना जो होता है, यानी जब भी वापस मांगा तो हंस दिए। मुझे हमारे एक रिलेटिव उन्होंने मुझे यही बताया था जी कर्जा हंसना क्या होता है। मैंने पूछा तो वो कहने लगे जब भी वापस मांगो तो हंस दो। तो यही वाली चीज जो है मेरा ख्याल है कर्जा हंसना इनको ले लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सऊदिया से जो इन्होंने 3 बिलियन से ज्यादा पैसा पकड़ रखा है, उसको बहरहाल उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि वैसे तो हमने इनको 3 मंथ्स के अंदर वापस करना था, लेकिन ये तो शायद ये लोन देते वक्त सऊदिया को भी पता ही होगा कि भाई ये 3 मंथ्स में कहां से वापस कर देंगे। क्या इन्होंने कोई वो प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ है कि डॉलर प्रिंट करेंगे और दे देंगे? तो जाहिर है उनको मालूम था कि नहीं देंगे। और सऊदिया को भी जो है वो अमेरिका ने ही कहा होगा कि पाकिस्तान को आप पैसा दे दीजिए, इसलिए कि सऊदिया जब तक अमेरिका इशारा नहीं करता या अमेरिका कुछ नहीं कहता कि जी पाकिस्तान को पैसा दे दें या ना दे दें, तब तक सऊदिया भी हमें जो है 2 टके देने को भी तैयार नहीं होता। तो बहरहाल अब एक बार फिर ये नौटंकी चल रही है कि जी सऊदिया जो है बड़े हमारा दोस्त है और उसने तो जी कमाल ही कर दिया है, और उसने तो ये चमत्कार हो गया है कि जी अब उन्होंने ये कहा है कि ये पैसा जो है वो 3 मंथ्स में जो वापस करना था उस टाइम को या उस टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन पैसा तो देना है, ये तो सऊदिया ने नहीं कहा ना कि नहीं देना, रख लो या हबीबी हैया हैया पैसा रख लो भैया अब मत देना। ऐसा तो जाहिर है कि एमबीएस ने नहीं कहा है, लेकिन हम फिर भी जो है वो खुश हैं कि चलो कुछ टाइम और मिल गया। इतना टाइम तो मिल ही गया ना कि ये इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है या सरकार लाने वाले बैठे हुए, अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो इन्हें भागने का टाइम तो मिल जाएगा। इन्हें यहाँ से दौड़ने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए होगा, जो इन्होंने यकीनन अपना बंदोबस्त करके रखा होगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जा सके कि गवर्नमेंट के फेवर में जा रहे हैं। यकीनन गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को किसी वक्त भी यहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने डीजल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। अब डीजल की नई कीमत जो है 390 रुपीज 62 पैसा फी लीटर है। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसा की कमी की गई थी। और लेकिन ये है कि ये हर दूसरे दिन कभी 4 पैसे कम कर देते हैं, अगले दिन 5 रुपए बढ़ा देते हैं, उसके अगले दिन ये 37 पैसा कम कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये 7 रुपए बढ़ा देते हैं। ये वाली नौटंकी जो चलती चली आ रही है वो भी अब पब्लिक को समझ में आने लगी है, और पब्लिक अब उसमें भी जो है वो बात करने लगी है, और यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त मुश्किल में है।
अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो महंगाई और बहुत वीक इकोनॉमी की वजह से जो है हर तरह का की जो प्रॉब्लम्स है वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं। चाहे वो आप तिजारत को ले लीजिए रुकावटों में और आलमी जो भी हालात चल रहे हैं इस वक्त, चाहे ईरान अमेरिका वॉर हो या कुछ भी हो रहा हो, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें कि इकोनॉमी भी है। खैर, ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, लेकिन अगर मैं आपको सही कहूं तो अगर ईरान अमेरिका नहीं लड़ रहे थे जब, तब कौन सी हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त थी? तब हमने जो है वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का बहाना बना लिया था। उससे पहले हम कह रहे थे जी अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है इसलिए हमारी इकोनॉमी खराब है। हमारी इकोनॉमी, हमारी पैदाइश यानी कि पाकिस्तान के बनने के टाइम से ही खराब है। ये और बात है कि हम उसका इल्जाम जो है या उसका बहाना या कह लीजिए एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट कभी कह देती है जी यहाँ लड़ाई हो रही है, कभी कहती है वहां लड़ाई हो रही है, कभी कहते हैं ऐसा हो गया, कभी कहते हैं वैसा हो गया। जबकि हालत ये है कि वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट दे या ना दे, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कभी भी पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को लाने वाले इनके अब्बा जी जो है वो जब भी लाते हैं तो उन्होंने कभी जो है मुल्क की इकोनॉमी पे काम नहीं किया। जब भी किया है अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे काम किया। इसी वजह से इन लोगों की प्रॉपर्टीज, इन लोगों की जो अपना पर्सनल पैसा है वो बढ़ता चला गया और मुल्क का घटता चला गया। हर तरह से पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब से खराब होती चली गई और हर बार इन्होंने यही कह करके जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, भारत हमारे साथ वो कर रहा है वाली नौटंकियां कर करके इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। पहले पहले तो शायद हो भी जाता था, लेकिन अब तो ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ से इस वक्त गवर्नमेंट जो है घिर चुकी है, हर तरफ से गवर्नमेंट को बुरा भला कहा जा रहा है। आप लोग ये सोचिए कि इस वक्त जो कुछ कश्मीर में चल रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है, जिसको कि आप कहिए सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ कैमरास मौजूद हैं, मोबाइल्स हैं जिसके अंदर लोग फोटो बना लेते हैं, दिखा देते हैं और हर तरह से रिपोर्टिंग हो जाती है। जब इस वक्त इस जमाने में यानी कि जहां के आप मोबाइल से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, हर तरह से खबर को ला सकते हैं, जब ये लोग इस वक्त इतनी धांधली कर रहे हैं, जब ये लोग इस वक्त लोगों को इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से गोलियां मार रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज जो है वो कश्मीर में इधर उधर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, लोगों को जख्मी किया है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन पर हर तरह का जुल्म हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि इन जालिमों ने 71 में क्या किया होगा, जब इनको अच्छे से पता था कि ना तो कोई मोबाइल था उस जमाने में, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कहीं से कोई ऐसी रिपोर्टिंग हो सकती थी, ना लोग अपने हालात जो है वो किसी को भेज सकते थे। ऐसे टाइम पर इन्होंने क्या नहीं किया होगा, जब ये इस वक्त जब के मोबाइल भी मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, हर तरह से खबर पहुंचाई जा सकती है, किसी ना किसी तरीके से जो है अपनी बात पहुंचा देते हैं लोग, खबर छुपती नहीं है, न्यूज हर जगह पहुंच जाती है। जब इस जमाने में ये इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना लोगों को मार रहे हैं, कश्मीर जिसको ये कहते थे जी हमारी शहर आ गए और कश्मीरी जो है वो तो जी हमारे साथी हैं और हम तो उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे, और इस किस्म की जो ये बातें किया करते थे, उन कश्मीरियों को जब ये हर तरह से इंडियन एजेंट बता रहे हैं और ये दोनों जो इस वक्त आपको फोटो में भी नजर आ रहे हैं, इनको बताया जा रहा है कि जी ये कश्मीर के हैं। मतलब एक बिलावल भुट्टो जरदारी जो सिंध के हैं और एक मरियम नवाज जो पंजाब की हैं, ये दोनों कश्मीर के, और जो कश्मीर जिनकी जमीन है, जो सच में कश्मीर के लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है। तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा, आपको ये सोचना होगा, और यकीनन आप में से बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि इस जमाने में जब हर तरफ से रिपोर्टिंग हो जाती है, पता लग जाता है, ये आज जो जुल्म ढा रहे हैं, आज जिस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं, तो इन लोगों ने 71 में क्या नहीं किया होगा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त भी पब्लिक जो है वो बहुत सख्त नाराज है और पब्लिक जो है वो यही कह रही है कि कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान से हर तरफ से जिसमें भी थोड़ी बहुत हिम्मत आ रही है वो बात करते जा रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है, यानी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कई चीजें की जा रही हैं, कई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ये कहना है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का। तो मुझे इनसे सिर्फ ये कहना है कि सर आपका ये काम नहीं है, आपका ये काम हरगिज नहीं है कि आप जो है वो कोई
फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काम करें, या आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करें, या आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर डिस्कस करें, या आप जाकर जो है वो कभी किसी मिनिस्टर से और कभी किसी बाहर के किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से मिलें, कभी आप लंच के लिए जाएं, कभी आप डिनर के लिए जाएं, कभी आप कहें कि जी आप वहां पे जंग रुकवा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये सारे काम जो है ये पॉलिटिशियंस के होते हैं। हमने एक फॉरेन मिनिस्टर नाम की भी एक चीज रखी हुई है, और ये काम फॉरेन मिनिस्टर्स का होता है, ये काम उन एम्बेसडर्स का होता है जिनको क्या अपॉइंट किया गया है डिफरेंट कंट्रीज में, कि वो वहां से ऐसा माहौल बनाए कि जिससे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। ये काम फॉरेन मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, और जितने भी XYZ मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं उनका है। ये आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ बॉर्डर पे है, आपका काम सिर्फ सिक्योरिटी का है। और आपके होते हुए आप ये देख लीजिए कि कश्मीर में क्या हाल हुआ और किस तरीके से लोगों को मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हालात चल रहे हैं आपको वो देखने चाहिए कि वो ऐसा क्यों है, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। भारत के साथ टेंशन है, उसको देखिए जाकर। आपका काम हरगिज ये नहीं है कि आप बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लाएं, रोकें, भेजें। ना आपको जो है वो कहना चाहिए कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम और ये सारी चीजें, और फॉरेन जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उसकी ड्यूटी उसको करने दीजिए। जो हमने इकोनॉमिस्ट रखे हैं या जो इकोनॉमी के लिए हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर रखे हैं उसका काम उसको करने दीजिए, और अपना काम आप अपना काम कीजिए जो आपका सिक्योरिटी का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी छोड़कर दुनिया के हर काम में आप फंसे हुए हैं, और इसी वजह से सिक्योरिटी का ये हाल है कि लोग जो हैं वो इस तरह से मारे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो कोई टूरिस्ट वगैरह भी पाकिस्तान आते हुए डरता है, वो कहता है कि पता नहीं क्या हालात होंगे, क्या मार डालेंगे, कि वापस जिंदा जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा। लेकिन बहरहाल ये जो बार बार DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, जी हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर ये क्या है? ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं ये स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लोग आपसे नहीं मांग रहे, आपसे कोई नहीं कह रहा। यहाँ पे जो पार्लियामेंट बिठा रखी है चाहे वो कैसे भी आई हो, उनको काम करने दीजिए, सही गलत अच्छा बुरा लोग उन्हीं को जवाब दे, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। और यकीनन शायद आपने भी उनको इसीलिए रखा है कि जैसे ही कुछ उल्टा सुल्टा होगा तो आप फौरन ही कहेंगे भाई इनको देखो ये कर रहे हैं। तो फिर और दूसरा ये कि डिफेंस मिनिस्टर को आप लोग डिफेंस की मीटिंग में ही नहीं बिठाते। अरे कोई कोने में चेयर डाल के बिठा दिया करें ना। ख्वाजा आसिफ साहब बेचारे जो हैं अच्छे भले आदमी हैं, और वो कहते भी रहते हैं कि वो उन्होंने कहा है, उनका क्लेम है कि वो डिफेंस मिनिस्टर है, और हमने भी कई जगह पढ़ा है कि वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो फिर डिफेंस मिनिस्टर को आप डिफेंस की मीटिंग में क्यों नहीं बिठाते? तो मेरा ख्याल है उनको होना चाहिए। और बार बार यही कहा जाता है, जो वैसे कायदे आजम ने भी यानी मिस्टर जिन्ना ने भी यही कहा था कि जी फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो है वो फौज के लिए नहीं है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया था। और लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि उनके जो एम्बुलेंस थी उसका फ्यूल खत्म हो गया था। मेरा ख्याल है कि अब खैर मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूल मतलब आप लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन लोगों का क्या है जी, लोग तो कुछ भी कहते हैं। आपको तो पता है मैं तो ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करती नहीं हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ। और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आप लोगों की वजह से ही हम बचे हुए, वरना तो भारत कब का खा गया होता है। इस किस्म की स्टेटमेंट भी हमारे पॉलिटिशियंस आजकल दे रहे हैं कि भाई शुक्र करो कि इस वक्त आजाद कश्मीर या POK जो है वो इस साइड पर है, और अगर हमारे लोग ना होते यानी भाई लोग ना होते तो भारत तो खा गया होता। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि भारत वाले चाहते क्या है, मतलब वो क्यों खा गए होते। लेकिन खैर ये हम लोग बचपन से, बल्कि पाकिस्तान बनने से लेकर और आज तक यही सारे डायलॉग सुनते चले आ रहे हैं, और बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेगैरती के साथ ये डायलॉग बोले भी जाते हैं, और बड़ी बेशर्मी बड़ी बेगैरती से सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसलिए कुछ कहना जो है इनको बेकार है। मगर ये जरूर है कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना, कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं बोली, एडिट कर देना तुम लोग। खैर हम यहाँ से चलते हैं, और पता नहीं मैंने क्या बात की, मतलब कुछ याद भी नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा वो मैंने फील्ड मार्ट से सबको कुछ कहा था, हाँ ना, खामा के अपने काम बढ़ा के रखते हैं। हालांकि उनका काम सिर्फ ये है कि वो डिफेंस को देखें, लेकिन नहीं, फाइनेंस में भी घुसे होंगे, इधर भी घुसे होंगे, उधर भी घुसे होंगे। फॉरेन में जो फॉरेन मिनिस्टर का काम है वो भी कर रहे हैं। मतलब एक सैलरी में सर आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? और उसके बाद आप मीडिया में भी घुसे रहते हैं, मीडिया में भी सब आप ही के चमचे चीले चांटे जो है वही बैठे दिखाई देते हैं, बाकी किसी को आने देते ना जाने देते हैं। मतलब अजीब ही तमाशा लगा के रखा है सर। मतलब हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ कहा ना ना, तोबा तोबा। खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, और वरना आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे बेला फजूल की बातें करने की मेरी आदत नहीं है। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।